गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जल्दी से आप लाइव आ जाइए, अपनी क्लास को आज को स्टार्ट करते हैं। सभी के लिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज का अपना टॉपिक है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना, कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो देखिए, इसकी मुख्य रूप से दो स्थितियां बनेंगी। उन स्थितियों के आधार पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसको यहाँ पर अपन को पढ़ना है। ये इसका फोकस बिंदु F, वक्रता केंद्र C है। तो इससे जो भी वस्तु रखी जाएगी उस वस्तु को हमेशा कहाँ पर रखा जाएगा? बाईं ओर। यानी आपको मैंने कहा था कि जो भी आपका चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, प्रत्येक में जो वस्तु रखेंगे वो कहाँ और रखा जाएगी? उसके बाईं ओर रखी जाएगी। तो इधर से अनंत पर वस्तु रखी गई है, तो मान लिया कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही है। ये प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरणें वापस क्या हो जाएंगी? परावर्तित हो रही है। लेकिन इनको जब पीछे बढ़ाएंगे तो क्या लगेगा कि ये प्रकाश किरणें कहाँ से गुजर रही हैं? फोकस बिंदु F से गुजर रही है, इस प्रकार से। तो जहां पर ये प्रकाश किरणें एक दूसरे के साथ मिलती हैं, वहीं पर वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब इसमें जो भी बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार का होगा? उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वह सदैव छोटा बनेगा, इसका आकार छोटा आकार होगा, वस्तु की सदैव छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इसके अलावा प्रतिबिंब सीधा होगा। क्या कहेंगे? प्रतिबिंब एक तो क्या होगा? सदैव छोटा होगा, आभासी होगा, और कैसा होगा? सीधा प्रतिबिंब होगा। ये इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक अपना। अगला जो बिंदु स्टार्ट करने वाले हैं वो ये है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब की जो दूरियां हैं वो दूरियां किस प्रकार से मापी जाती हैं। उन दूरियों को मापने की जो चिन्ह परिपाटी है, उस चिन्ह परिपाटी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मान लिया कि ये आपका कोई दर्पण ले लेते हैं। ठीक है, ये एक अक्ष है। यहां पर मैंने अवतल उत्तल नहीं लिया, केवल मान के चल रहे हैं कि एक दर्पण के रूप में है, या यूं कह दें कि एक आपका जो ग्राफिकल स्टेज है उसमें ये एक्स अक्ष है और इसको मैं क्या कह दूं? वाई अक्ष कह दूं, इसको वाई अक्ष कह दूं। यानी इसको मैंने दर्पण के रूप में माना है, वाई अक्ष को। तो ये जो दर्पण था आपका, दर्पण का ये बिंदु कौन सा है? ध्रुव बिंदु है, पोलर बिंदु है। इससे जो चिन्ह परिपाटी होगी उसमें आपको जो भी दूरियां मापनी होंगी वो दूरियां सदैव इसके ध्रुव बिंदु से मापी जाएगी। पहली बात तो ये याद रखनी है। साथ साथ में इधर नोट कर देता हूं मैं कि पहला बिंदु मैंने क्या कहा कि जो भी दूरी मापेंगे, दूरी कहां से मापी जाएगी? ध्रुव बिंदु से। दूरी कहां से मापेंगे? ध्रुव बिंदु से दूरी मापी जाएगी। इस दर्पण के बाईं ओर
जो भी दूरियां मापी जाती हैं वो दूरियां आपकी होंगी ऋणात्मक, यानी इस और जो दूरियां मापेंगे वो दूरियां किस प्रकार की होगी, ऋणात्मक दूरियां होगी। यानी ठीक उसी प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि जैसे ये आपका ग्राफ में मूल बिंदु होगा एक्स वाई तल का, तो ये किस रूप में आता है, एक्स का मान प्लस में आता है ना इधर, और इधर ये मान किस में आएगा, माइनस में आएगा, एक्स अक्ष का है, ये माइनस का ये प्लस का। तो इस मूल बिंदु के इधर जो भी दूरियां मापी जाएंगी वो दूरियां किस रूप में आएंगी, ऋणात्मक रूप में आएंगी। और इस बिंदु के इधर जो दूरी मापी जाएगी वो कैसी आएगी, धनात्मक आएगी। एक चीज तो ये याद रखनी है कि दूरी जो भी मापेंगे वो उस मूल बिंदु ध्रुव बिंदु के इधर जो मापेंगे ऋणात्मक, इधर दूरी मापेंगे वो किस प्रकार की होगी, धनात्मक दूरी होगी। अगली चीज कि ये जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरी मापी जाएगी वो ये वाली दूरी है वह सदैव होगी धनात्मक, और इस तल के नीचे जो दूरी मापी जाएगी वो दूरी सदैव किस प्रकार की होगी, ऋणात्मक होगी। तो ये बातें आपको याद रखनी है, और उसी के आधार पर जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, आंकिक प्रश्न सरल करेंगे, तो उसमें बिंब प्रतिबिंब की दूरी क्या है, बिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, उसमें फोकस दूरी का मान क्या है, फोकस दूरी का मान इसका धनात्मक है या ऋणात्मक है, ये जो सब मान है वो किसके द्वारा हल करेंगे, इसी बिंदु से हल करेंगे। तो पहला बिंदु मैंने क्या कहा कि दूरी सदैव कहां से मापी जाएगी, ध्रुव बिंदु से। बाईं ओर की दूरियां जो होगी वो ऋणात्मक होंगी। दूसरा बिंदु क्या लिख रहा हूं कि बाईं ओर की दूरी जो मापी जाएगी बाईं ओर की दूरी किस प्रकार की होगी, ऋणात्मक होगी। और दाईं ओर की जो दूरी है, दाईं ओर की जो दूरी होगी वो सदैव किस प्रकार की होगी, धनात्मक दूरी होगी। एक्स अक्ष के ऊपर धनात्मक, वाई अक्ष ये जो तल है या अक्ष, ये जो मुख्य अक्ष है उसके नीचे की ओर जो दूरी होगी वो किस प्रकार की होगी, ऋणात्मक दूरी होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि दूरियां जो हैं अपन किस प्रकार से मापी जाती हैं। अब चलिए मैं देखो इसमें बताऊंगा कि उत्तल और अवतल दर्पण के लिए V, U और F उनमें क्या संबंध होता है। तो एक इसमें आपका याद रखना है दर्पण सूत्र। क्या कि दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र आपका होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण जो सूत्र लिखेंगे वो किस रूप में आएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहां पर जो f है वह आपका क्या होगा, फोकस दूरी होगी। f क्या होगा, फोकस दूरी होगी। v जो है वह बिंब की प्रतिबिंब की दूरी होगी। यहां पर u जो है वह बिंब की दूरी होगी, और v जो है वह प्रतिबिंब की दूरी होगी। और ये इन तीनों में क्या होता है, संबंध होता है। यानी फोकस दूरी बराबर क्या होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u के मान के बराबर होगा। अब इसमें देखिए कि जो अवतल दर्पण होगा और जो उत्तल दर्पण होगा, ये मैंने क्या लिखा था, ऋणात्मक, और ये था धनात्मक। तो सबसे पहले जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जिसको अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो उस समय इनको हम सरल करेंगे। तो जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होगी उसका मान
सदैव ऋणात्मक होगा। किसमें? अवतल दर्पण में। क्यों होगा? देखो कि ये जो दर्पण है ये अवतल दर्पण है, इसका फोकस बिंदु F है, ये इसका C है। तो फोकस बिंदु F कहाँ आ रहा है? इसके बाईं ओर आ रहा है। तो बाईं ओर की दूरी किस में मापी जाती है? ऋणात्मक रूप में मापी जाएगी। तो फोकस दूरी का मान सदैव क्या आएगा? इसमें ऋणात्मक आएगा। और बिंब की दूरी है वो भी सदैव क्या आएगी? ऋणात्मक आएगी। मतलब F का मान ऋणात्मक और U का मान है वो भी क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। V का मान ऋणात्मक भी आएगा, धनात्मक भी आएगा। अब कौन सी कंडीशन है उसमें धनात्मक है, कौन सी ऋणात्मक है? तो एक जो स्थिति होगी उसमें धनात्मक है, बाकी सभी में ऋणात्मक है। वो स्थिति कौन सी है? कि जब वस्तु को आपने फोकस बिंदु और ध्रुव बिंदु के बीच रखा था यहां पर, तो उस समय इसका प्रतिबिंब कहां पर बना था? यहां पीछे बना था, यहां पर। तो पीछे जब बनेगा तो उस समय तो धनात्मक है, बाकी और जो सभी कंडीशन है उन सभी कंडीशन में V का मान भी इसमें क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यानी अवतल दर्पण में केवल एक स्थिति को छोड़ करके, वो स्थिति कौन सी? जब वस्तु को कहां रखते हैं? F और ध्रुव बिंदु के बीच रखा जाता है, तब तो धनात्मक, और बाकी सभी स्थितियों में क्या आएगा? ऋणात्मक इसका मान आएगा। ये तो किसके लिए आ गया? अवतल दर्पण के लिए। इसी प्रकार से दूसरा आपका जो है वो उत्तल दर्पण के लिए। उसके लिए क्या आएगा? देखो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के लिए F का मान या फोकस दूरी है वह सदैव धनात्मक होगी। F का मान धनात्मक। धनात्मक क्यों? ये आपका दर्पण है उत्तल दर्पण, तो इसका मान कहां आता है? F और ये C आता है। तो फोकस बिंदु कहां है? दाईं ओर है। तो दाईं ओर होने के कारण इसका मान सदैव क्या आएगा? धनात्मक आएगा। इसके अलावा U का मान इसमें भी सदैव क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। U का मान ऋणात्मक, क्योंकि वस्तु कहां रखा जाता है? इस ओर रखा जाता है। ठीक है। V का मान सदैव ही क्या आएगा? धनात्मक आएगा। V का जो मान है वो सदैव क्या आएगा? धनात्मक आएगा, क्योंकि जो प्रतिबिंब कहां बनेगा आपका? इस वाली कंडीशन में बनता है। तो उस समय सदैव क्या रहता है? वो धनात्मक मान रहता है। तो ये जो 4-5 बातें हैं ये आपको नोट करनी है और डायग्राम बनाकर इनको लिख लेना है कि कब स्थिति धनात्मक रहेगी और कब स्थिति ऋणात्मक रहेगी। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद में अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वह है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो आपने दैनिक जीवन में कई प्रकार के उदाहरण देखे होंगे और उन उदाहरणों की आपने चर्चा भी की होगी कि ऐसा हो रहा है तो क्यों होता है। जैसे आपका एक गिलास है, ठीक है, इस गिलास में आधे स्तर तक जल भर दिया, इसमें एक खड़ी पेंसिल है उसको रख देते हैं। खड़ी पेंसिल को रख दिया जाता है। जब इस खड़ी पेंसिल को यहां से कोई यदि प्रेक्षक देखता है तो उसको ये जो पेंसिल है वो इस प्रकार से मुड़ी हुई दिखाई देती है, इस प्रकार से। ठीक है। इसके अलावा कोई कुआं है या बावड़ी है, उसका पेंदा नीचे का स्थल देखते हैं तो हमें वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है।
या फिर जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक ही कटोरी है, ठीक है, और इसमें आपने यहां पर एक सिक्का रख रखा है। अब आप इस सिक्के को देखते देखते ही इस कंडीशन में पहुंच जाते हो, इस कंडीशन में पहुंच जाते हो कि आपको सिक्का दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब इसमें दूसरे साथी से आप इसमें जल डालने के लिए कहोगे तो उसमें क्या होगा कि जो सिक्का है वो आपको थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। अब आप जो यहां खड़े थे, यहां से आपको जो सिक्का है वापस दिखाई देने लग जाता है। इसी प्रकार से रात्रि के समय जो तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो लाल रंग दिखाई देता है, इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं जिन उदाहरणों के आधार पर अपन जो अपवर्तन की घटना उसको समझने वाले हैं कि अपवर्तन होता क्या है और वह कौन सा कारण है जिसके कारण अपवर्तन की घटना होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण ले लेता हूं कि मान लिया मेरे पास दो माध्यम है, यहां पर वायु है और यहां पर जल का माध्यम है। यह है जल का माध्यम। ये जल माध्यम है। यहां से यानी ये कह सकता हूं मैं कि मेरे पास विरल माध्यम है और इसको कह सकता हूं कि ये कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। यहां से कोई प्रकाश किरण इस माध्यम से इस माध्यम में आती है, यानी सघन माध्यम से किसी में आना चाहती है, वो विरल माध्यम में आना चाहती है। ये यहां पर अभिलंब है। एन और एन डैश अभिलंब है। जब ये प्रकाश किरण इस सघन माध्यम से इस विरल माध्यम में आएगी तो अपन क्या देखते हैं कि इसका ये जो मार्ग था, यानी पहले जो मार्ग इसका क्या है, ये वाला मार्ग है, ये मार्ग है। जैसे ये इस माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका मार्ग इस प्रकार से विचलित हो जाता है, इसका मार्ग विचलित हो गया, यानी जो पथ था वो पथ से क्या हो गई, हट गई है। ये P, Q और ये R। ठीक है, अब आपने क्या अनुभव किया यहां पर कि जब प्रकाश किरण इस माध्यम से इस माध्यम में जा रही है तो इसके जो मुख्य मार्ग है उस मार्ग से वो क्या हो रही है, दूर हट रही है या उससे विचलित हो रही है। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहीं पर। इसमें मैं क्या दर्शा रहा हूं कि यही आपका ऊपर का सघन माध्यम है, नीचे का ये विरल माध्यम है। देखिए ये विरल माध्यम है। अब मैं यहां पर क्या कहूंगा कि जो प्रकाश किरण अब इस ऊपर वाले माध्यम से, ये ऊपर वाला माध्यम है, इस माध्यम से इस तल में प्रवेश करेगी। ये इसका क्या बना दिया, अभिलंब एन और एन डैश। तो यहां पर इसका मुख्य मार्ग क्या हो रहा है, ये इसका मुख्य मार्ग है। लेकिन इसमें अपन देखते हैं कि ये मुख्य मार्ग से यहां पर भी क्या हो रही है, विचलित हो रही है। प्रकाश किरण P, ये Q और ये R, इस प्रकार से। और विचलित भी कहां से होती है, उसके पृथककारी तल से हो रही है। यहां पर अभिलंब से दूर जा रही है और यहां अभिलंब के पास आ रही है।
तो इसी के आधार पर इसकी अपन परिभाषा देंगे, डेफिनेशन देंगे और इसका कारण जानेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो जानिए। देखिए, साथ में आप नोट कर लेना। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, माध्यम कैसा होना चाहिए? ये पारदर्शी होना चाहिए। कैसा माध्यम? पारदर्शी माध्यम। तो यूं भी कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी तल पर अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। ये जो घटना होती है वो किसकी कहलाएगी? प्रकाश के अपवर्तन की कहलाएगी। क्या कहा मैंने यहां पर कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी तल पर अपने मूल मार्ग से वो विचलित हो जाती है। तो ये जो घटना होगी वो घटना क्या कहलाएगी? आपकी प्रकाश के अपवर्तन की घटना कहलाती है। तो परिभाषा याद हो गई होगी कि अपवर्तन की घटना क्या होती है। ठीक है, अब इसका कारण जानते हैं। ये तो हो गया प्रकाश का अपवर्तन। अब अपवर्तन का कारण क्या है कि कौन सा कारण है जिस कारण से घटना होती है। देखिए, यहां माध्यम कैसा आपके पास? सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम में जो पदार्थ के कण होंगे वो एक दूसरे के पास पास होंगे इस प्रकार से। यहां पर कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है, तो कण थोड़े क्या होंगे? दूर दूर होंगे। ठीक, तो जब ये सघन माध्यम में थी तो प्रकाश किरण को इन सघन माध्यम वाले पास पास कणों वाले कणों को पार करके आगे बढ़ना था और यहां पर जो दूर दूर कण है उसमें से पार होना था। तो यहां पर उसको प्रतिरोध ज्यादा सहन करना पड़ रहा था, यहां पर प्रतिरोध कम है। तो यहां वेग क्या होगा? प्रकाश का कम रहेगा और यहां उसका वेग क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, यानी उसका वेग अधिक हो जाएगा। समझ में आई बात? मैंने कहा कि सघन माध्यम में है तो कण पास पास होंगे तो अधिक उसका अवरोध सहन करना पड़ेगा। विरल माध्यम में है तो कण दूर दूर होंगे, अवरोध कम सहन करना पड़ेगा। तो यहां पर उसका प्रकाश वेग कम होगा और यहां पर प्रकाश वेग अधिक होगा। तो बात है वो निकल कर की क्या आ रही है? वो ये कि प्रकाश किरण के वेग में परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन आता है। क्या होगा? प्रकाश किरण के वेग में परिवर्तन आता है और इस परिवर्तन के कारण ही प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। तो क्या कहा मैंने कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। अब वो वेग बढ़ भी सकता है और वेग घट भी सकता है। दोनों उदाहरण यहां देख रहे हैं। जब ये सघन से विरल में जा रही है तो वेग क्या हो गया? अधिक हो गया, वेग बढ़ गया। अधिक वेग हुआ, अभिलंब से दूर हट गई। यहां पर देख रहे हैं कि विरल से सघन में आ रही है तो सघन में वेग क्या हो गया? कम हो गया। यहां पर वेग उसका क्या हो जाएगा? वेग कम होगा। कम वेग होगा तो अभिलंब के क्या आ रही हो? पास में आ रही है। तो ये जो घटना है वो कौन सी घटना कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो किरण चित्र के आधार पर इसको अपन आसानी से समझ सकते हैं कि अपवर्तन की घटना क्या होती है, किस प्रकार से होती है। चलो, परिभाषा हो गई और इसका कारण हो गया। अब आगे अपन बढ़ते हैं। वो ये तो था कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश कर रही है उसके लिए किरण चित्र। अब यहां पर मैं एक जो कांच की स्लेब होती है
उस कांच की स्लेब में प्रकाश के अपवर्तन की घटना किस प्रकार से होगी उसको यहां पर समझाने वाला हूं। मान लिया कि ये एक आयताकार कांच की स्लेब है, ये ए बी सी और डी कांच की स्लेब है। तो माध्यम कैसा है? सघन माध्यम है, यानी ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। इसके ऊपर कोई प्रकाश किरण पी क्यू आपतित होती है, ये प्रकाश किरण पी और क्यू प्रकाश, ये अभिलंब है एन और एन डैश। ये जो माध्यम होगा, ये माध्यम किस प्रकार का माध्यम है? विरल माध्यम है। अब मैंने अभी आपको कहा था कि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो मूल मार्ग से क्या हो जाएगी? विचलित होगी। यहां पर कैसे होगी? जब सघन माध्यम में आई तो उसका वेग क्या हुआ? कम हुआ, और जब वेग कम होगा तो प्रकाश किरण अभिलंब के इस प्रकार से नजदीक आ जाएगी, ये पी क्यू और ये आर। अब यहां पर इस प्रकाश किरण को पुनः इस तल को पार करना पड़ेगा, तो उसका मूल मार्ग क्या होगा? ये होना चाहिए था। अब जैसे ही इस स्लेब को उसने पार किया तो वापस उसको कौन सा माध्यम मिल रहा है? विरल माध्यम मिल रहा है, ठीक है। अब विरल माध्यम में क्या होगा? ये प्रकाश किरण वापस अभिलंब से दूर हट जाएगी, क्योंकि जब विरल माध्यम में आई तो उसका वेग क्या हो गया? बढ़ गया, तो ये दूर हट गई। यहां पर भी वही चीज आ रही है, कांच की स्लेब है तो ये जो सतह किस प्रकार की? पारदर्शी सतह है, ठीक है। ये सतह भी किस प्रकार की है? पारदर्शी सतह है। कि विरल से सघन में आई, मूल मार्ग से वो क्या हो गई? विचलित हो गई। ये जो घटना है वो घटना कौन सी कहलाएगी? आपके प्रकाश के अपवर्तन की। यहाँ पर ये एम और ये एम डैश, ये प्रकाश किरण जो होगी वो कौन सी प्रकाश किरण है? आपतित प्रकाश किरण। कौन सी है? आपतित। अब ये प्रकाश किरण जो परावर्तित हो रही है ये कहलाती है अपवर्तित। परावर्तन में परावर्तित, और यहां पर क्या कहेंगे? अपवर्तित प्रकाश किरण। ये जो बाहर प्रकाश किरण निकली है उसको कहा जाएगा निर्गत प्रकाश किरण। प्रकाश किरण। पूरी ये जो घटना है, पूरी घटना को क्या कहा जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाएगा। उसमें वही परिभाषा है। ये कोण कौन सा हो जाएगा? आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर। कि जब कोई प्रकाश किरण एक प्रत्ययकारी तल से दूसरे प्रत्ययकारी तल में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, तो ये संपूर्ण घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो आज का अपना जो टॉपिक था वो प्रकाश के अपवर्तन का, कि प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है और जो किरण चित्र बनाते हैं वो किस प्रकार से बनाएंगे, उनकी जो दूरियां हैं वो कहाँ से मापी जाती हैं, उनके बारे में। ये आज का जो होमवर्क आपका जो रहेगा वो एक तो है कि प्रकाश का पहला क्वेश्चन है वो आपका ये रहेगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, किरण चित्र के द्वारा समझाइए। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन का कारण स्पष्ट कीजिए। तीसरा जो प्रश्न आपका रहेगा वो ये कि गोलीय दर्पण से उत्तल और अवतल दर्पण के लिए जो दूरियां मापी जाती हैं उनसे संबंधित किरण चित्र। तो मैंने बताया था धनात्मक और ऋणात्मक दूरियां किधर धनात्मक आती हैं किधर ऋणात्मक आती हैं, तो उन दूरियों का जो किरण चित्र है वो आपको बनाना है। धन्यवाद।